हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। यूपी लेखपाल यूपी पुलिस के लिए लगातार हम लोग जनरल नॉलेज यानी जीके जिस के बेहतरीन प्रश्नों के साथ हाजिर होते हैं, जिसमें टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न करने वाले हैं। अपना स्कोर लास्ट में आप ज़रूर बताएं कितना किया, और कमेंट बॉक्स में अपना इस वीडियो के बारे में राय ज़रूर दें। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या? हिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या ब्लैक होल के एपिसोड किस युद्ध से पहले की घटना है? दोस्तों, प्लासी का युद्ध इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्लासी का युद्ध आपको पता होगा 1757 में लड़ा जाता है, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच। ठीक है, ये युद्ध लड़ा जाता है, याद रखेंगे। प्लासी के युद्ध जो था 1757 में, इसे छलकपट का युद्ध भी कहा जाता है, और सिराजुद्दौला इसमें पराजित होता है। आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर। चलिए और इनकी बात भी कर लेते हैं कि रहा है बक्सर का युद्ध। तो आपको बहुत अच्छे से आपको दोस्तों पता होगा 1764 में ये लड़ा गया था, 1764 में बक्सर का युद्ध। क्लियर है। वांडीवास का युद्ध, ये आपको कन्नौज का आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसमें ये देखने को मिलता है वांडीवास का युद्ध। और बाकी ये 1539 का है, कौन सा? चौसा का युद्ध। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? बोलेंगे समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है। तो समान नागरिक संहिता की अगर बात करें तो आर्टिकल 44 में इसकी चर्चा की जाती है, समान नागरिक संहिता की। आर्टिकल 44 क्या है? जो आपका समान नागरिक संहिता, ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 44 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये एकमात्र राज्य अभी गोवा है जिसने अपने यहाँ लागू किया है। हालांकि ये जो डीपीएसपी मतलब समान नागरिक संहिता थी, ये पुर्तगालियों से चली आ रही है। पुर्तगालियों ने इसको लागू किया था क्योंकि गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था। 1961 में हमने इसे अपनी तरफ लिया है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में सीधा छपा है और इसमें कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। क्या ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देवनागरी थी, खरोष्टी थी, पाली थी या ब्राह्मी? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पाली ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, और ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि है। ऋग्वेद की बात करेंगे तो बहुत अच्छे से दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके बारे में आपको ऐतरेय और कौसतकी जरूर याद रखना। ऐतरेय और कौसतकी से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। क्या है सर? इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्लियर है। चलिए सबसे प्राचीन वेद है, 10 इसमें मंडल हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, को कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? क्या बोलेंगे? अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? मैं कई बार आपको कुछ आर्टिकल बताता हूं जो राष्ट्रपति से आपके संबंधित है। जैसे आर्टिकल 52 आपको नहीं भूलना, आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 के बाद आपको आर्टिकल 60 एक याद रखना है, आर्टिकल 61 याद रखना है। ठीक है, और अगर इनमें से आप देखें आर्टिकल 72 भी राष्ट्रपति से इंपॉर्टेंट है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। ठीक है, राष्ट्रपति के पद की चर्चा आर्टिकल 52 में की गई है। 53 में कहा गया कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख हुआ। 60 में राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा की गई है। 61 में राष्ट्रपति महाभियोग की चर्चा की गई है। और 62 में अगर मैं बात करूं, सॉरी 72 में अगर बात करूं तो 72 में इस पर क्षमादान शक्ति की चर्चा की गई है। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो आर्टिकल 123 में आपको याद रखना राष्ट्रपति का अध्यादेश। अध्यादेश सर क्या होता है? तो ये अल्पकालिक कानून होता है। मतलब ये है जब संसद का कोई सदन ना चल रहा हो, तब अगर कोई विशेष परिस्थिति में कानून बनाना होता है तो आर्टिकल 123 की मदद से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारे में आपको दोस्तों पता होगा, इसके 370 था जो वर्तमान में हटा दिया गया है। चुनाव आयोग आपका 324 में, ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए, यूपी लेखपाल यूपी पुलिस दोनों में बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस फसल को खेती के लिए जलभराव की आवश्यकता होती है? किस फसल में खेती के लिए जलभराव की आवश्यकता होती है? चाय में तो बिल्कुल भैया ऐसा नहीं होता, क्योंकि चाय पहाड़ों पर होती है और इसीलिए की जाती है क्योंकि उसमें जल का भराव ना हो पाए। तो राइट आंसर क्या है? चावल। चावल में आपको याद रखना है पानी मतलब ज़्यादा होना चाहिए, खेती जो होती नमी ज़्यादा होनी चाहिए चावल की खेती के लिए। ठीक है, चावल की अगर बात करें तो ये काहे की फसल हो जाएगी? तो खरीफ की फसल हो जाएगी। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ज़्यादा तापमान और ज़्यादा वर्षा की जरूरत पड़ती है चावल में। चावल की अगर एक किस्म की बात करें तो जया सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। जया जो है चावल की बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है, लेखपाल के लिए आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है मीर कासिम अंग्रेजों से निम्नलिखित में से किस सवाल पर उलझा रहा? मीर कासिम की बात करेंगे, आपको दोस्तों बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सिराजुद्दौला के बाद 1757 में यह युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को गद्दी पर किसने बैठाला? तो आप कहेंगे मीर जाफर को गद्दी पर अंग्रेजों ने बैठाला और कठपुतली बनकर बैठा रहा। ठीक है, और जब मीर जाफर उनकी पूरी शर्तें ना कर पाए तो मीर कासिम को इन्होंने गद्दी पर बैठाला। लेकिन मीर कासिम ने क्या किया? मीर कासिम अंग्रेजों से अलग होना चाहता था, मतलब अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था, और इसलिए उसने मतलब
मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी भी परिवर्तित की थी, ठीक है। और दस्तक का अंग्रेजों द्वारा दुरुपयोग के, अच्छा ये क्या है तो मैं आपको समझाता हूँ। दस्तक आपने सुना होगा, फर्रुखसियार ने क्या किया था, फर्रुखसियार ने जब इनको अनुमति दे दी थी व्यापार की, ठीक है। और दस्तक मतलब ये क्या होता है, जब कर से रिलेटेड था, मतलब जो कर था, कर ना देकर अंग्रेज जो थे बंगाल में पूरा का पूरा शासन कर रहे थे बिना कर दिए हुए, ठीक है। तो वही दस्तक अंग्रेजों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था, तो उसी पर इसका मीर कासिम का मतलब इनसे सवाल जवाब होते रहे, उलझ गया था इसी मामले पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, तो दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जब बनते हैं तो आप लोग इन क्वेश्चनों को छोड़ कर आते हैं। फिलहाल ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। बात करेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो आपको पता होगा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करते हैं, राजा राम मोहन राय करते हैं, ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो आप बहुत अच्छे से आपको आलमगीर द्वितीय ने दी थी। मुगल सेनानायक आलमगीर द्वितीय ने दी थी आपको आधार राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को, ठीक है। चलिए राजा राम मोहन राय को आपको आधार 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था, जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसे क्वेश्चन मिरातुल अखबार इनका याद रखना है, एकेश्वरवादियों का अंत इनकी याद रखना है, ठीक है। और ब्रह्म समाज तो आपको भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ इनके जो बारे में है ये प्रश्न आपको याद रखनी है, इनसे प्रश्न बनते हैं। बाकी नवजागरण का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा। क्या बोलेंगे, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है, तो क्या बोलेंगे श्रीलंका, ब्राजील, भारत या तीन। तो क्या बोलेंगे, राइट आंसर ब्राजील होगा। तो याद रखेंगे ब्राजील जो है, ब्राजील कॉफी का यानी कि कहवे का सबसे बड़ा उत्पादन है। और यहाँ पर कॉफी के बागानों को फजंडा कहा जाता है, जो आपके एग्जाम में दबा कर पूछा जाएगा। क्या कहा जाता है सर, फजंडा कहा जाता है कॉफी के बागानों को, आपको फजंडा कहा जाता है कॉफी के बागानों में, ठीक है। यहाँ से सेंटोस से और साओ पोलोस तक, कहाँ से सर, सेंटोस से साओ पोलो तक एक रेल चलती है जिसे कॉफी रेल के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि कॉफी रेल किस देश में चलती, तो क्या बोलेंगे ब्राजील में। कहाँ से, साओ पोलो से सेंटोस तक, याद रखेंगे ये बंदरगाह है, ठीक है, बंदरगाह है दोनों, इनके बीच चलती है। साओ पोलो से सेंटोस तक यानी कि कॉफ़ी जो रेल चलती है वो मतलब कॉफ़ी के जो साओ पोलो से सेंटोस तक चलती है रेल, यानी कि जो ब्राज़ील के बीच से ये लेकर जो माल होती है बिल्कुल तट पर लाती है, ठीक है। तो कॉफ़ी रेल कहाँ पर चलती है, ब्राज़ील में। आपको ये क्वेश्चन भूलना नहीं, कई बार एग्जाम में सीधा पूछा मतलब कॉफ़ी रेल कहाँ से चलती, तो क्या याद रखेंगे, साओ पोलो से सेंटोस तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है। बात करेंगे पेम्बा द्वीप की, तो आप अफ्रीका का जब देखते हैं, अफ्रीका मतलब प्रायद्वीपीय पार्ट की तरह है बिल्कुल अफ्रीका के यहाँ पर आपको मेडागास्कर देखने को मिलता है। अफ्रीका के पूर्वी तट पर यहाँ पर आपको तंजानिया देखने को मिलेगा। और अफ्रीका के पूर्वी तट पर यहाँ पर दो द्वीप हैं जिन्हें पेम्बा और जंजीबार के नाम से जाना जाता है। क्या है सर, पेम्बा और जंजीबार। और ये दोनों के दोनों लौंग उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। लौंग उत्पादन कौन कौन से, एक तो पेम्बा द्वीप हो जाएगा और एक आपका यहीं पर जंजीबार भी देखने को मिलता है। कौन सा सर, जंजीबार। ये दोनों यहीं पर है, तंजानिया के पूर्वी तट पर आपको देखने को मिलेंगे, मेडागास्कर के ऊपर जब आप देखेंगे अफ्रीका के पूर्वी तट पर। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार बना कि पेम्बा जंजीबार जो लौंग उत्पादन के लिए जाने जाते हैं वो किस मतलब कहाँ पर उनकी स्थिति है, तो क्या बोलेंगे अफ्रीका के पूर्वी तट पर है, मेडागास्कर के ऊपर में। और तंजानिया यहाँ पर पड़ता है, अफ्रीका का जो देश है तंजानिया के पूर्व में आपको देखने को मिलता है कौन, पेम्बा द्वीप, ठीक है। ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आपको भूलना नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नाभिकीय रिएक्टर में मूल प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस, हर प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल आपके 25 एग्जाम में जैसे प्रश्न बनेंगे उसी प्रकार से लेकर आया हूं। तो दोस्तों अगर वीडियो को शेयर अभी तक नहीं किया तो जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े शेयर जरूर करें। क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में इनके बारे में जरूर राय दें। नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या होती है, तो आपको याद है विखंडन जो होता है वो नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया होती है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रोणाचार्य पुरस्कार हो जाए, अर्जुन पुरस्कार हो जाए, ये सभी के सभी खेल प्रशिक्षण में दिए जाते हैं। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। और द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है ये आपको कोच को दिया जाता है, याद रखें, किसको, कोच को दिया जाता है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या अमीनो अम्ल बने होते हैं किसके, स्टार्च, तेल, वसा या प्रोटीन। जो अमीनो अम्ल होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो अमीनो अम्ल याद रखेंगे प्रोटीन में, मतलब अमीनो मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, तो कहाँ पर, प्रोटीन में मिलते हैं, याद रखेंगे। चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आपको गलत नहीं करना है। प्रोटीन से क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया, सीधा क्वेश्चन पूछा है अमीनो अम्ल कहाँ मिलते हैं, तो क्या बोलेंगे प्रोटीन में मिलते हैं अमीनो अम्ल, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न,
क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का ए में किस अधिनियम का उल्लेख किया गया? देखिए पहले जो था डीपीएसपी, मतलब ये मूल रूप से नहीं, क्योंकि 21 का ए अब जब ए भी मिल जाता तो आप लोग जानते होंगे ये संशोधन में किसी न किसी तरीके से जोड़ा गया। मूल संविधान में क्या था? मूल संविधान में डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में चर्चा की गई आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 45 में चर्चा की गई कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको हम शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, ये डीपीएसपी, और डीपीएसपी आपको पता है मान्य नहीं है, मतलब डीपीएसपी के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, वो बाध्यकारी नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ? एक 86वां संविधान संशोधन आता है। कौन सा सर? 86वां संविधान संशोधन आता है कब? 2011 में। और इसके द्वारा कब सर? 21 का ए जोड़ा गया, और 21 के ए में क्या कर दिया गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे, 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। किसमें? 21 के ए में किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा के अधिकार से संबंधित। ठीक है, सूचना का अधिकार 2005 में आता है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना। 19 आर्टिकल 19 के अंतर्गत इसको रखा गया सूचना का अधिकार। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार आपको याद रखना है, 21 के ए में रखा गया है। 86वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा आया है, याद रखेंगे। पहले इसकी जो चर्चा होती थी वो आर्टिकल 45 में की गई थी 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, लेकिन अब 6 से 14 वर्ष के लिए मूल अधिकार में हमारे यहाँ रखा गया है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट प्रश्न पर अपन लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा आशुद्ध जल के नमूने का पीएच मान क्या होता है? देखिए पीएच मान वैल्यू क्या होती है? पीएच मान जो पैमाना होता है वह 0 से 14 तक होता है। कहाँ तक? 0 से 14 तक होता है। बीच में आपका 7 होता है। 7 जो होता है वो उदासीन, और इधर आपका अम्लीय, और इधर आपका क्षारीय होता है। इधर आपका क्या होगा? क्षारीय होगा, और इधर आपका अम्लीय होगा, और बीच में आपका उदासीन होता है। ठीक है, और इसकी अगर पीएच पैमाने की मैं बात करूं कि इसका आविष्कार किसने किया था, तो क्या बोलेंगे? सोरेन सेन ने किया था। ठीक है, सोरेन सेन ने इसका आविष्कार किया था, आपको लिख लेना है अगर आपको नहीं पता है। सोरेन सेन ने पीएच पैमाने का आविष्कार किया था। ठीक है, अगर मैं कुछ पीएच पैमाने की बात करूं तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। और खून का, मतलब जो ब्लड रक्त का होता है, मैं आपको बता दूं रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, यानी कि ये क्या होगा? ये क्षारीय होगा। ठीक है, अच्छा जो आशुद्ध जल होता है, आशुद्ध जल के एक नमूने का पीएच मान 7 के अति निकट, मतलब 7 के बहुत करीब होता है। ठीक है, एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं कि 7 के अति निकट होता है। ठीक है, 7 के अति निकट होता है आपको आशुद्ध जल के, और इसी प्रकार आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलेगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई नापते हैं, बिल्कुल सही है। डेसिबल में हम ध्वनि की इकाई को मापते हैं। क्या रहा? आशुशक्ति में शक्ति नापते हैं, बिल्कुल सही। समुद्री मील में दूरी नापते हैं, लेकिन सेल्सियस जो होता है वो तापमान का होता है, उष्मा नहीं नापता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो? उष्मा हम कैलोरी में मापते हैं। किसमें? उष्मा जो मापी जाती है वो कैलोरी में मापी जाती है, जूल प्रति कैलोरी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका चौथा होगा जो आपका सुमेलित नहीं है कह रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न पर आप लोग चलते हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इस क्वेश्चन को आप जरूर डालेंगे, छपने वाले क्वेश्चनों में से। क्या कह रहा है कि जब कोई राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? कोई राज्य होता है, राष्ट्रपति शासन के आर्टिकल की बात बहुत अच्छे से आपको पता होगी। राष्ट्रपति शासन के आर्टिकल की बात किसमें की गई आप लोग हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना 356 आर्टिकल में राष्ट्रपति शासन की बात की गई। ठीक है, राष्ट्रीय आपात 352 में राष्ट्रपति शासन, सॉरी 365 लिख दिया हम, सॉरी 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई, और 360 में वित्तीय आपात की चर्चा की गई है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन जहां लगेगा तो उसका जो बजट होगा वो संसद के द्वारा पेश किया जाए, मतलब संसद के द्वारा पारित किया जाता है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, एग्जाम में 110% छपेगी, तो दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या शुष्क पर्णपाती जंगल गिर, एक गिर राष्ट्रीय उद्यान भी आपने सुना होगा, ये गिर कहाँ पर है? बोलेंगे गिर कहाँ पर पड़ता है, तो क्या बोलेंगे? गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, गिर के जो जंगल हैं वो आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे, याद रखेंगे। और गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एशियाई शेर के लिए जाना जाता है, जो आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। किसके लिए सर? एशियाई शेर के लिए जाना जाता है, गुजरात में देखता है। ठीक है, और गिर की पहाड़ियां भी गुजरात में आपको देखने को मिलेंगी, तो गिर नामक शब्द आ जाए तो क्या हाँ लगा देंगे? गुजरात में, चाहे राष्ट्रीय अभ्यारण्य हो, चाहे आपका गिर के जंगल हो, शुष्क पर्णपाती, या गिर की पहाड़ियां हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है? ये करंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3-4 प्रश्न करंट के लेकर आया हूं ताकि आपके एग्जाम में एक बैलेंस मिलता रहे। ठीक है, क्या बिल्कुल, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन करंट के तो बनने हैं, तो इसलिए मैं वीडियो में भी लेकर आता हूं कि बिल्कुल आपके मॉडल पेपर जैसा एग्जाम में बनता है। क्या 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? यूपी एग्जाम के लिए 110% छपने वाला प्रश्न है, क्योंकि ये कानपुर में आयोजित होगी। कहाँ पर? कानपुर में राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप
आयोजित की जाएगी? तो आपको याद रखना है कानपुर में। तो यूपी एग्जाम के लिए छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। कानपुर में आयोजित की जाएगी, कौन सी? 58 नंबर की, 58 नंबर की। चलो नेक्स्ट प्रश्न। क्या फरवरी 2022 के लिए गुरुग्राम की पहली पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी छपने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन है? तो कला रामचंद्रन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। कला रामचंद्रन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और शांति श्री धूलीपड़ी आपको याद रखना है, अगर महिला में आपसे एग्जाम में बन जाए तो जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है शांति श्री धूलीपड़ी। और माधुरीपुरी बुच अगर पूछा है तो क्या बनी है? ये सेबी की महानिदेशक बनी है जो पहली है, ठीक है। सेबी से संबंधित है कौन? माधुरीपुरी बुच, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सभी के सभी महिलाओं से क्वेश्चन बनते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न। इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्व घाटे से, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। क्या राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सर्जन हेतु अनुदान को घटाने पर हमें क्या पाते हैं? हम क्या पाते हैं? यानी कि क्या है, जो राजस्व घाटे होते हैं उनमें अगर पूंजी संपत्तियों के सर्जन हो और उनके अनुदान को घटा दिया जाए तो क्या है? तो प्रभावी राजस्व घाटा मिलता है। क्या होता है? प्रभावी राजस्व घाटा होता है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। और प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा क्या होता है? जो आपका प्राथमिक घाटा होता है, प्राथमिक घाटा राजस्व घाटे में से अगर आप जो मूल्य होगा वो न्यूनतम मूल्य होगा उसे घटा देंगे तो आपका प्राथमिक घाटा निकल आता है, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी होगा। ये आपको याद रखने, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। इस क्वेश्चन को आपको रट लेना है क्योंकि इकोनॉमिक्स 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या थोक मूल्य सूचकांक के मापन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक भार दिया जाता है? आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि थोक मूल्य सूचकांक जो होता है ये कौन जारी करता है? सीएसओ जारी करता है या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है? इन दो ही ऑप्शनों में से आपको बताना है। सीएसओ मतलब सांख्यिकी मंत्रालय, ठीक है। तो थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक भार दिया जाता है? तो आपको विनिर्मित जो उत्पाद होते हैं, विनिर्मित मतलब जिसे आप सेकेंडरी क्षेत्र के रूप में जानते हैं। किसे? सेकेंडरी, द्वितीय क्षेत्र में जिन्हें आप लेते हैं, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्र के जो होते हैं उनका अधिक भार होता है किसमें? थोक मूल्य सूचकांक में। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्मित उत्पाद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट का एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो क्या बोलेंगे? उन्नी कृष्णन नायर को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के रूप में नियुक्त किया गया। अगर इसरो के अब मैं नए चेयरमैन की बात करूं तो क्या सोमनाथ जी जो हैं वो इसरो के नए चेयरमैन हो जाएंगे। कौन? सोमनाथ जी, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक का क्वेश्चन है। क्या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आपको बता दें ये राजस्थान में पड़ता है और इसका नया नाम जो है वो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा था? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? जो आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सूचकांक था किसके द्वारा विकसित किया गया था? आपको पता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सूचकांक जो होता है वो यूएनडीपी जारी करती है और यूएनडीपी की स्थापना 1985 में हुई थी। आपको याद रखना है, महबूबुल हक इसमें जाने जाते हैं। और इनका जो साथ दिया था ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं और इनका साथ जो दिया था वो अमर्त्य सेन ने दिया था। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो सूचकांक जारी किया गया था ये सबसे पहले कब जारी किया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? तो आपको याद रखना है इसमें एक तो आपका सतत विकास जोड़ा जाता है, ठीक है। मतलब जीवन स्तर, शिक्षा और सतत विकास किस प्रकार से है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका निकाला जाता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सूचकांक में। तो महबूबुल हक इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला प्रश्न। क्या आरबीआई के बैंक दर को कम करने में फलस्वरूप क्या होगा? देखिए आरबीआई बैंक दर क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। बैंक दर क्या है? सबसे पहले आपको बैंक दर आपको पता है। बैंक दर क्या होता है? बैंक दर जो होता है वो आरबीआई जो होती है, आरबीआई वो वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकाल के लिए ऋण देती है, दीर्घकाल के लिए ऋण देती है। अब समझिएगा क्या कह रहा है कि क्या करें कि जो बैंक दर है क्या कर दी जाए? बैंक दर सर कम कर दी जाए। बैंक दर क्या है? कम कर दी जाए। अब समझिएगा बैंक दर कम कर दी जाए। अब समझिएगा, मान लिया आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों को 100 रुपया दिया, 100 रुपया दिया। क्या किया सर? 100 रुपया दिया, 100 रुपया उधार दिया वाणिज्यिक बैंकों को और इसमें कहा कि हम इस पर 5% का ब्याज देंगे।
समझिएगा, मान लिया 10% का कहा, आरबीआई ने कहा कि हम 10% से वाणिज्यिक बैंकों से कहा हम उधार देंगे, तो बहुत कम वाणिज्यिक बैंक लेंगे क्योंकि उन्हें 10 रुपये का ब्याज देना है, ठीक है, ब्याज देना है। अगर आरबीआई ने यहीं पर कह दिया कि हम सिर्फ 2% में क्या करेंगे, ब्याज देंगे, किनको कह दिया, हम सिर्फ 2% में ब्याज देंगे, आरबीआई ने कह दिया हम सिर्फ 2% में ब्याज दे रहे हैं, तो अब क्या करेंगे आप, आपको पता होगा कि अब क्या होगा, जो बैंकें हैं वो ज़्यादा रुपए लेने लगेंगी, बैंकें क्या आरबीआई से ज़्यादा रुपए लेंगी। अब जब ज़्यादा रुपए लेंगी, अब यहाँ से 2000 बिल ले सकती हैं, कितनी, 2000 रुपये भी ले सकती हैं, ज़्यादा रुपये ले सकती हैं। मैं ये मतलब आपको ये 2100 रुपये लेते नहीं है कोई, भर भर का रुपया लिया जाता है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये रुपया आएगा कहाँ, ये फिर से बाजार में आएगा, तो क्या होने, कहने का मतलब ये है कि जो बाजार होता है, बाजार में इसकी तरलता बढ़ जाएगी, बाजार की तरलता क्या होगी, बढ़ जाएगी अगर कम कर दी जाए, और बैंक दर अगर घटा दी जाती तो तरलता, अगर बैंक दर अगर बढ़ा दी जाती है तो तरलता घट जाती है, ठीक है। बाजार की कोई तरलता पर प्रभाव, ये कोई बात नहीं, तरलता पर प्रभाव पड़ता है चाहे बढ़े या घटे। वाणिज्यिक बैंक अधिक जमा पूंजी संग्रहित कर लेंगे, ये नहीं, ये तो CRSLR में होगा, तो राइट आंसर आपका ए होगा, ठीक है। तो दोस्तों 25 प्रश्न हमने किए हैं इस वीडियो में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न किए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के हर प्रकार के क्वेश्चन जैसे कि आपके एग्जाम में बनते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना स्कोर कितना रहा आपका ज़रूर बताएं, और ऐसे लगातार क्वेश्चनों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले हर अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में, अपने यारों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।